घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। आज की हमारी ये कहानी सादिक जी की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सादिक है और मैं राजस्थान में रहता हूँ। मैंने इसी चैनल पर पहले भी बहुत सारी भूतिया घटना भेज चुकी है और उन्हीं घटनाओं को आगे बढ़ाते हुए कुछ और घटनाएं बताना चाहता हूँ। ये सभी घटनाएं मेरे शहर के एक पुल पर ही घटी थी, क्योंकि उस पुल के पास बहुत सारे शमशान घाट बने हुए हैं। इसीलिए उस पुल पर बहुत सारी आत्माएं भटकती रहती है। मेरी कॉलोनी में भी ऐसे कई सारे रहने वाले लोग हैं जिन्होंने उस पुल पर इन आत्माओं को भटकते हुए देखा है। और आज उन्हीं लोगों के साथ घटी घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली घटना मेरे दोस्त के छोटे भाई के साथ घटी थी। उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन ने बताया कि ये घटना उसके साथ 2009 में घटी थी। अर्जुन ने बताया कि उसके जो पापा थे वो शादियों में काम करते थे। फेरे की जो रस्म होती है उसमें ज़्यादातर उनका बहुत ज़्यादा काम होता था। फेरे की रस्म हो जाने के बाद में उन्हें बहुत सारे गिफ्ट, कपड़े और मिठाइयाँ भी मिलती थी। एक बात और बता दूँ, अर्जुन के ताऊ जी एक तांत्रिक थे। वो लोगों में से आत्माओं को निकालने का काम करते थे और काला जादू का भी काम किया करते थे। उन्हीं के दिए हुए तावीज़ ने उस रात अर्जुन की जान बचाई थी। अर्जुन भी उसके पापा के साथ कभी कभी इन शादियों में जाता था। उसने बताया कि उस दिन अर्जुन और उसके पापा किसी गांव में शादी में गए हुए थे। उस गांव का रास्ता भी उसी भूतिया पुल से जाता था। जब शादी की सभी रस्में पूरी हो गई तब तक रात के 1 बज गए थे। इसलिए अर्जुन के पापा वहीं शादी वाले घर में रुक गए। लेकिन अर्जुन घर जाने की जिद करने लगा, क्योंकि उसे अगले दिन स्कूल जाना था। उस समय अर्जुन 11वीं कक्षा में पढ़ता था। बहुत जिद करने के बाद भी अर्जुन के पापा ने उसे सुबह तक उसी गांव में रुकने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने जिद करना जारी ही रखा। फिर उसके पापा ने उसे परमिशन दे दी। उसके बाद अर्जुन अपनी बाइक लेकर रवाना हो गया। अर्जुन ने बताया कि जब वो उस पुल को पार करके एक शमशान के सामने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, तब उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने बहुत कोशिश की लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसी समय अर्जुन ने देखा कि शमशान घाट के गेट के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और उस बूढ़े आदमी की नज़र नीचे झुकी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। उस बूढ़े आदमी को देखते ही अर्जुन ने अपनी बाइक पर ही बैठे बैठे पूछा कि आप कौन हो और आधी रात को शमशान के पास क्यों बैठे हुए हो। कुछ देर तक वो आदमी कुछ नहीं बोला। फिर अचानक उसने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपना मुंह ऊपर नहीं किया। अर्जुन ने बताया कि उसके हंसने का तरीका बहुत ही अजीब था। आवाज़ ऐसी थी जैसे 4-5 आदमी एक साथ हंस रहे हो। ये देखकर अर्जुन को घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। इस बार अर्जुन कुछ नहीं बोला और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद अर्जुन ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी वहाँ से खड़ा हो गया और अर्जुन की तरफ देखने लगा। उस आदमी की शक्ल देखकर ही अर्जुन के पसीने छूट गए, क्योंकि उस बूढ़े आदमी की आंखें नॉर्मल साइज से बहुत बड़ी थी। इसके अलावा उसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। फिर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही तेज़ और डरावनी आवाज़ में बोला कि अर्जुन, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तू मरना चाहता है? तेरे बाप को तेरी परवाह नहीं है क्या? अर्जुन कुछ कहता कि फिर से उस बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया, उसने तुझे यहाँ मरने के लिए भेज दिया है?
अगर जिंदा रहना चाहता है तो भाग जा यहाँ से। इतना बोलकर वो आदमी फिर से हंसने लगा और देखते ही देखते एकदम से वो कहीं गायब हो गया। ये देखते ही अर्जुन बहुत ज़्यादा घबरा गया और बाइक चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो अर्जुन ने बाइक को वहीं छोड़कर दौड़ लगा दी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ लगातार दौड़ने लगा। अर्जुन ने बताया कि जब वो दौड़ रहा था तब उसे ऐसा लगा जैसे कोई और भी उसके साथ दौड़ रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी वो दौड़ता रहा और कुछ ही देर में अर्जुन एक कॉलोनी में आ गया। कॉलोनी में आते ही उसके साथ दौड़ने की जो आवाज़ आ रही थी वो अचानक बंद हो गई। वो कॉलोनी उसी शमशान के पास ही थी, इसीलिए उसका डर कम हो गया। फिर उस कॉलोनी से बाहर आकर अर्जुन मेन रोड पर खड़ा हो गया और मदद का इंतज़ार करने लगा। किस्मत से उसे उसी रोड पर दो आदमी मिल गए जो किसी काम से जा रहे थे। उसने दोनों को पूरी घटना बताई तो दोनों आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए और अर्जुन के साथ उसी शमशान के पास गए जहां उसकी बाइक खड़ी थी। तब तीनों वापस शमशान के पास सामने पहुंचे। तब बाइक वहीं पर खड़ी हुई थी और पूरा माहौल शांत हो गया था। कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। फिर अर्जुन की बाइक भी स्टार्ट हो गई थी, जिस वजह से अर्जुन को राहत मिली। फिर अर्जुन ने दोनों को धन्यवाद किया और उन दोनों आदमियों को बाइक पर बिठा लिया और वहां पर छोड़ दिया जहां उन्हें जाना था। उसके बाद अर्जुन अपने घर आ गया। अगली घटना मेरे पड़ोस में रहने वाले लड़के के साथ घटी थी। उसका नाम रोहित है। जहाँ तक मुझे याद है उस समय साल 2006 चल रहा था। रोहित अखबार बांटने का काम करता था। ये उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था जब उसने पैसे कमाने शुरू किए थे। रोहित की एक आदत है, उसे अखबार बांटते हुए 1 साल हो चुके थे। इसलिए रोहित को पड़ोस वाले गांव में अखबार बांटने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया क्योंकि वो गांव मेरे शहर से 4 किलोमीटर दूर और पूरा रास्ता सुनसान था। इसके अलावा रास्ते में शमशान घाट भी था। डिस्ट्रीब्यूटर के बहुत समझाने के बाद उसने दूसरे गांव में अखबार बांटने के लिए हाँ कर दी और वहां पर जाना शुरू कर दिया। शुरू के 1-2 महीने तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर उसके साथ एक अजीब सी घटना हुई। रोहित ने बताया कि एक रात को 2 बजे उसकी नींद खुल गई। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए रोहित ने सोचा कि सुबह 5 बजे से पहले ही अखबार बांट कर घर आ जाऊंगा, उसके बाद अपनी नींद पूरी कर लूँगा। इसीलिए वो सीधा बस स्टैंड पर चला गया और 3 बजे के आसपास अखबार लेकर गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में जैसे ही शमशान के पास पहुंचा तब रोड पूरा सुनसान नजर आ रहा था। चारों तरफ चांद की धुंधली रोशनी में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। जैसे ही शमशान को पार करके रोहित उस पुल पर पहुंचा तब कोई काले रंग की चीज बहुत तेज रफ्तार में आई और रोहित से टकराई। टक्कर बहुत तेज थी, इस वजह से रोहित बहुत दूर जाकर गिरा। चोट लगने की वजह से रोहित के शरीर से खून बहने लगा। उसकी हालत उठने जैसी भी नहीं रही। फिर भी कोशिश करने के बाद वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और खून भी लगातार बहे जा रहा था। अचानक उसके पीछे से वापस कोई चीज़ आकर टकराई और रोहित आगे की तरफ बहुत दूर जाकर गिरा। इस बार रोहित को बहुत गहरी चोट लगी। ऐसा लगा जैसे उसे उसके शरीर पर किसी ने लोखंड से मार दिया हो। उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। वहीं पर गिरा रोहित को पायल की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ धीरे धीरे रोहित की तरफ ही बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो पायल की आवाज़ रोहित के पास आ गई। एक काले कपड़े वाली औरत रोहित के पैरों के पास आकर खड़ी हो गई। अपनी
आधी खुली आंखों से उस औरत का भयानक रूप और जानवरों जैसे नुकीले दांत देखकर रोहित को झटका लगा। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। रोहित वहां से उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। अचानक रोहित पर बेहोशी छाने लगी और उसकी आंखें बंद हो गई। सुबह रोहित की आंखें हॉस्पिटल में खुली। वहीं गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने रोहित को हॉस्पिटल पहुंचाया था। दोस्तों, अगली घटना भी मेरी कॉलोनी में रहने वाले एक अंकल के साथ हुई। अंकल ने बताया कि एक बार आधी रात को अंकल अपने दोस्त के साथ उसी शमशान वाले पुल से बाइक लेकर अपने घर आ रहे थे। उस समय अंकल को प्यास लगी, इसलिए अंकल उस पुल के पास वाली प्याऊ पर पानी पीने के लिए रुक गए। अंकल ने बताया कि जब उन्होंने पानी पी लिया, दोनों वहीं पर सिगरेट भी पीने लगे। पानी पीने के बाद तब अंकल ने सुना कि कोई आदमी बहुत तेज दौड़ता हुआ उनके पास आ रहा है। फिर उन्होंने देखा कि वो आदमी दौड़ता हुआ उनके सामने से निकला और आगे जाकर गायब हो गया। ये देखते ही अंकल और उनके दोस्त दोनों की ही हालत खराब हो गई। फिर उन्होंने देखा कि वही आदमी फिर से उसी तरफ से दौड़ता हुआ आ रहा है जहाँ से वो पहले दौड़ कर आया था, और फिर वहीं आगे जाकर वो गायब हो गया जहाँ पहले गायब हुआ था। यह देखकर दोनों के पसीने छूटने लगे और दोनों घबरा गए। फिर क्या था, दोनों ने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से भाग निकले। अंकल ने बताया कि उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनका दोस्त अगले 2 दिन तक बीमार रहा। अगली घटना भी दोस्तों इन्हीं की है, और ये घटना मेरी कॉलोनी में ही रहने वाले 2 भाइयों के साथ घटी थी। दोनों के नाम हैं आदिल और नदीम। नदीम ने बताया कि एक बार आधी रात को दोनों भाई अपनी बाइक लेकर घर आ रहे थे। तब उस पुल पर उनकी बाइक बंद हो गई। उस समय नदी नहीं चल रही थी, नदी सूखी हुई थी, क्योंकि नदी सिर्फ बारिश के मौसम में ही बहती थी और पूरे साल सूखी ही रहती थी। नदीम ने बताया कि जब उनकी बाइक बंद हो गई थी तब उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उन्हें लगा नदी के अंदर की तरफ कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ आ रही है, और उन्होंने पुल के ऊपर से ही खड़े होकर झांकना शुरू किया, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा बहुत दूर अंधेरे में सफ़ेद रोशनी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी उन्हीं की तरफ आ रही है। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। कुछ देर देखने के बाद उन्हें पता चला कि 5 आदमी जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उनकी तरफ ही वो आ रहे थे। नदीम ने बताया कि उसे दूर से पता चल गया था कि उन 5 आदमियों की लंबाई कम से कम 10 फीट रही होगी। अब दोनों भाइयों को पता चल गया था कि ये सभी लोग कोई इंसान नहीं हैं, ये कोई प्रेत आत्माएं हैं। इसीलिए दोनों को बहुत डर लगने लगा। इसीलिए दोनों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और दोनों बाइक को वहीं छोड़कर भागने लगे। नदीम ने बताया कि कुछ दूर जाने के बाद दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो डर की वजह से उनका गला सूख गया। उसका कहना था कि वो दोनों 300 मीटर तक भागे थे। उन्होंने देखा कि अब वो सारी प्रेत आत्माएं उनकी बाइक के पास मंडराने लगी थी। सारी प्रेत आत्माएं उस पुल पर इधर उधर दौड़ने लगी। वो देखकर दोनों पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगे। दोनों भाई भागते हुए सीधा मेन मार्केट की तरफ आए और उसके बाद बस स्टैंड तक आ गए। फिर आगे टैक्सी स्टैंड तक भी दौड़ते ही रहे। तब उन्हें वहां पर कुछ लोग दिखाई दिए। सभी टैक्सी ड्राइवर ही थे जो सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। वहां पहुंचकर दोनों भाइयों को उनकी सारी बातें उन लोगों ने बाकी टैक्सी ड्राइवरों को बताई। उन लोगों ने दोनों भाइयों को कहा कि आप अपने घर चले जाओ, आपकी बाइक को कोई भी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि आधी रात शमशान के पास कोई भी नहीं जाना चाहेगा। फिर दोनों भाई एक टैक्सी में बैठकर घर चले गए। अगली सुबह 6 बजे आदिल उसी पुल पर अपनी बाइक लेने गया। तब उसे बाइक नहीं मिली। बहुत खोजने के बाद पता चला कि वो बाइक उसी पुल से बहुत दूर
उसी नदी में पड़ी हुई थी और वहीं से फिर उसने अपनी बाइक कलेक्ट कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी सभी कहानियाँ सादिक भाई की। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शिवम की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शिवम है। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी कुछ समय पहले की है। लगभग इस घटना को घटे हुए 6 से 8 साल हो चुके हैं। बात कुछ ऐसी थी कि हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। पेपर ख़त्म होने के बाद में 3-4 दिन रुककर मेरे दोस्त ने एक पार्टी अरेंज किया था। हम टोटल 9 लोग थे, जिसमें से 6 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। पार्टी उसके पुराने वाले घर पर उसने रखा था। अभी उस घर पर कोई नहीं रहता था। हम सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि आज पार्टी में जाना है और काफ़ी एंजॉय भी करेंगे। हम शाम के करीब 7:30-8 बजे के आसपास सभी लोग उसके वो पुराने वाले घर पर जमा हो चुके थे। वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी देर तक पार्टी की और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कितना टाइम वहाँ पर बीत चुका था। अचानक से मेरी एक दोस्त थी, उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। वो कहने लगी, बाप रे बाप, 1:30 बज गया, जल्दी चलो, मुझे घर पर जाना है। मैं घर पर सिर्फ 12 बजे का बोलकर आई थी। मैंने भी देखा तो मैंने कहा कि हाँ, लेट तो हो गया है, मुझे भी घर पर जल्दी जाना था। हम लोग जब वहाँ से निकलने लगे तो बाकी के दोस्त लोग कहने लगे कि क्यों ना आज रात में यहीं रुक जाते हैं, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और मॉर्निंग में घर पर चले जाएंगे। हम जिस जगह पर थे वहाँ से हमारा घर ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन लगभग 4-5 किलोमीटर की ही दूरी पर था। तभी मेरे दोस्त ने कहा कि जैसा तुम लोगों को ठीक लगता है वैसा करो, अगर रुकना है तो रुक जाओ और अगर जाना है तो चले जाओ। मैं तो जाना चाहता था क्योंकि मैं घर पर अपने माँ बाप का बस एक ही बच्चा हूँ। इसीलिए अगर किसी दिन मैं घर पर नहीं जाता हूँ तो वो लोग बहुत ज़्यादा मेरे लिए टेंशन ले लेते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो जाना है। मेरी दोस्त भी ज़िद करने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि देख, तू अलग जगह रहती है, तुझे छोड़कर अगर मैं अपने घर पर जाऊँगा तो मुझे लेट हो जाएगा। एक काम कर, तू यहीं रुक जा, अर्ली मॉर्निंग तुम लोग यहाँ से निकल जाना। वो मेरी बात समझाने पर मान गई। लेकिन मेरा एक जो दूसरा दोस्त था, जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर रहता था, वो कहने लगा कि मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ, तू कहाँ अभी अकेले जाएगा, मैं भी रात में जाकर सो जाऊँगा, पार्टी वैसे भी ख़त्म हो गई है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं और वो, हम दोनों ही वहाँ से निकल पड़े। हम दोनों जब घर के लिए जा रहे थे तभी रास्ते में हमें कुछ दिखाई दिया, जो कि काफ़ी दूर था। नवंबर का महीना था तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने उससे कहा कि सामने कुछ दिखाई दे रहा है। वो कहने लगा कि अरे तू ये सब बातों पर ध्यान मत दे, कुछ भी नहीं है, तू वैसे भी बहुत नेगेटिव सोचता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मैं भूत प्रेत आत्माओं में पहले से विश्वास करता था। वो कहने लगा ऐसा कुछ नहीं, चल जल्दी जल्दी हम यहाँ से घर के लिए निकलते हैं। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद मैंने उससे कहा कि देख, अब वो चीज़ हमारे और करीब आ गई है। उसने कहा कि अरे कुछ भी नहीं है शिवम, तू ज़बरदस्ती डर रहा है। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी थी कि राइट साइड में काफ़ी सारे जंगली पेड़ लगे हुए थे, लेकिन 2 बड़े बड़े पेड़ ऐसे थे कि एक दूसरे के एकदम बाजू में थे और उनके बीच में से ऐसा लग रहा था कि कोई छुपकर हमें देख रहा है। उसकी 2 सफ़ेद आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उसका कारण ये था कि जो आंखों के अंदर काली पुतलियां होती है वो थी ही नहीं, बिल्कुल सफ़ेद दोनों आंखें थी। मैंने उससे कहा कि यार, 2 सफ़ेद आंखें मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। उसने मुझसे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तेरे मन का वहम है, तू बस चलता जा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि वो पेड़ के पीछे जो कोई भी छुपा हुआ था, वो धीरे धीरे हर पेड़ के पीछे अब छुपकर हमें देख रहा था। यानी ऐसा लग रहा था कि हम जैसा जैसा आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो भी हमारे पीछे, पेड़ों के पीछे छुपकर देखे जा रहा है। मुझे ये देखकर बहुत डर लग रहा था। मेरे दोस्त का घर पहले ही था तो वो घर पर चला गया। वहाँ से मेरा घर जो था वो अब भी कुछ दूरी पर था।
मेरे दोस्त के पास और मेरे पास साइकिल थी, तो हम दोनों एक ही साइकिल पर डबल सीट बैठ कर आए हुए थे। वहाँ से वो साइकिल लेके अपने घर चला गया। मुझे अब भी आधा किलोमीटर जितना रास्ता पार करना था। मैं जब वहाँ से अकेले आगे बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि अब वो भूत या आत्मा एकदम से मेरे सामने आ चुकी है। उसका धड़ तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसका जो चेहरा था वो दिख रहा था। हवा में उड़ता हुआ एक चेहरा जिसका कोई शरीर ही ना हो। ये देखकर मेरी अंतर आत्मा तक कांप चुकी थी। मैं ये चीज़ से हैरान था कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है। मैं जल्दी जल्दी वहाँ से तेज़ कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। फिर मैं अपने घर के पास पहुँचा और घर के अंदर जाकर सो गया। अगली सुबह उठकर मैंने ये बात मम्मा और मेरे पापा को बता दी। वो लोग कहने लगे कि तू नहीं जानता है कि तू कल अपने साथ क्या लेकर आया था। मैंने कहा वो क्या था। वो लोग कहने लगे कि इसीलिए तुझे पहले से मना करते थे कि देर रात तक बाहर मत घुमा कर। गाँव में कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जिन्होंने उस आत्मा को देखा है। मुझे मम्मी और डैडी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कि अगर गांव में लोगों ने देखा है तो इस बात की चर्चा तो पहले भी होनी चाहिए थी, या मुझे भी कहीं हद तक तो पता चल ही जाता, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा कुछ पता चला ही नहीं। मेरे पिताजी कहने लगे कि अगर तुझे नहीं पता चला तो अच्छी बात है, अब मुझे जानना था। मैं अगली सुबह अपने घर से बाहर निकला और 2-4 लोगों से इस बारे में पूछताछ की। सभी लोगों का ये कहना था कि हम तो ऐसा कुछ भी नहीं जानते, शायद मैं बच्चा था इसलिए मुझसे छुपा रहे थे। कि तभी गांव में एक काका हमारे जिनकी खेत थी गन्ने की, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और वो कहने लगे कि क्या बात है, कि इस बात से तू परेशान है। मैंने कहा कि बात ऐसी ऐसी है, मैंने सुना हूँ कि गांव में भूत प्रेत रहते हैं या भूतों का वास है। ये बात में कितनी सच्चाई मैं जानना चाहता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि तुझे वो घर दिख रहा है सामने। मैंने कहा हाँ, अब तो खंडर हो चुका है, वो घर घर ही कहाँ। वो कहने लगे कि वहाँ पर आज भी अंग्रेज़ों के टाइम की एक आत्मा भटकती है। मैंने कहा अंग्रेज़ों के टाइम की, और मैं बहुत आश्चर्य से उनसे पूछने लगा कि आप बताइए ना काका क्या हुआ था। वो कहने लगे कि घर में से आज भी आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि कोई पार्टी कर रहा है या कोई पूल खेल रहा है। उनकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। वो कहने लगे कि ये घर कई साल पुराना है। इस घर के अंदर अंग्रेज रहा करता था अपनी फैमिली के साथ। रोज़ाना रात में उसके दोस्त आते, वो लोग पार्टी करते और मॉर्निंग में निकल जाते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसी घर में काम करने वाले एक आदमी की और एक औरत की मौत हो गई थी, जिसके बाद कहा जाता है कि वो आदमी और औरत की आत्मा इसी घर में कैद होकर रह गई। जो आदमी की आत्मा है वो घर से बाहर निकलती है, पता नहीं किस वजह से वो बाहर निकलती है, लेकिन जो उस औरत की आत्मा है वो अब भी इस घर के अंदर है। हो सकता है कि वो अपना बदला लेना चाहते हो, लेकिन वो सिर्फ लोगों को देखते हैं, उन्हें शायद कोई मैसेज देने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से लोगों को लगता है कि ये आत्मा परेशान कर रही है। मैंने उस काका की बात सुना। फिर मैंने कहा कि अगर ये बात सच है तो मुझे इसके बारे में जानना है। मैंने अपने दोस्त से बात की तो मेरा दोस्त कहने लगा कि देख, मैं तो इन सब बातों पर मानता नहीं, लेकिन अगर तू जिद करेगा तो मैं ज़रूर तेरे साथ चलूँगा। मैंने उससे कहा कि ठीक है, एक काम कर, तू रात में कैसे भी मेरे पास आ जा। रात में हम दोनों ही उस जगह पर चलते हैं। रात के करीब 10:15 बजे के आसपास मैं और मेरा दोस्त उस खंडर वाले घर की ओर निकल पड़े। जब उस घर के पास हम लोग पहुंचे तो दूर से तो ऐसा कुछ भी भूतिया जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन घर के करीब जाने के बाद में हमें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैंने कहा कि देख, वो काका ने शायद सच कहा था, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि आवाज़ें सुनाई दे रही है बेवकूफ़, लेकिन अंदर कुछ होगा नहीं, हो सकता है कोई चोर अंदर बैठा हो, चोरी करने आया हो। मैं उसे देखकर हंसने लगा। मैंने कहा इस खंडर में कौन सा चोर आएगा। वो फिर मुझसे कहने लगा कि अरे हो सकता है कोई दूसरे लोग हो, आत्माएं अभी भी आकर यहाँ पर क्या करेगी। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैंने उसे समझाते हुए कहा कि देख,
अगर तू नहीं जानता है तो इस बारे में कुछ भी मत बोल। उसके बाद मैं उसका हाथ पकड़कर धीरे से उसे आगे लेकर गया। जैसे ही मेन डोर के पास हम लोग पहुंचे कि उस घर का मेन डोर अपने आप एक जोर की आवाज के साथ खुला। ये देखकर अब कहीं मेरे दोस्त के मन में भी डर जाग चुका था। वो कहने लगा कि ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन पता नहीं कैसे अंदर जितने भी दिए थे वो जलने लगे और घर पूरा रोशनी में चमक उठा था। वो मुझसे कहने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने कहा कि इतना डर मत। मैं उसी कमरे के दरवाजे पर या उसी घर के दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगा कि आप लोग कौन हो और क्यों गांव के लोगों को परेशान करते हो। आप लोगों के साथ जिसने भी जो भी किया था वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो लोग मर चुके हैं। आप लोग भी यहाँ से चले जाओ। मेरा इतना कहना था कि घर में जितने भी दिए जल रहे थे वो एकदम से बुझ गए और वो घर का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। जिसके बाद मैं और मेरा दोस्त हम दोनों ही पीछे घर के बाहर आकर गिर पड़े। मेरे दोस्त ने मुझे उठाया, कहने लगा कि देख, आज मुझे ये आत्माओं पर विश्वास हो गया है, चल अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था कि इन आत्माओं को मुक्ति दिलाकर ही रहूँगा। फिर मैंने अपने घर में जाकर बात की इस बारे में। मेरे जो पापा थे वो काफ़ी अच्छे थे, मुझे बहुत सपोर्ट भी करते थे। मैंने कहा कि पापा क्यों ना हम उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए कोई पूजा करवाते हैं। मेरे पापा ने कहा कि ठीक है। हम लोगों ने पुजारी जी से जाकर बात की। पुजारी जी ने कहा कि ठीक है, हम उसी घर के अंदर ही पूजा करेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, आप कभी तक के आएंगे। पुजारी जी ने 2 दिन के बाद का समय दिया था। तो 2 दिन के बाद जब सभी हम लोग उस घर के पास पहुंचे और पुजारी जी ने वहां पर पूजा शुरू करी, तभी मैंने देखा कि घर में से और भी कुछ आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर 1 या 2 आत्माएं नहीं, बल्कि 5 से 7 आत्माएं हैं। मैंने कहा कि ये आवाज़ें कैसी आ रही है अंदर से। पुजारी जी ने कहा कि बस बिल्कुल शांत रहो। उन्होंने वो पूरी क्रिया या वो पूरी पूजा एकदम आराम से कर ली। उसमें लगभग 1.25 घंटे का समय लगा। उसके बाद में वो बाहर निकले, हम सभी उनके साथ बाहर आ गए। वो कहने लगे कि इनमें से कुछ आत्माएं वो अंग्रेज़ की भी है और उन्हें मुक्ति दे पाना मेरे बस का नहीं है। जिसके बाद पुजारी जी वहाँ से आगे बढ़ने लगे, तो मैं पीछे से जाके उन्हें पकड़ा और मैं कहने लगा कि आप 1 मिनट मेरी बात सुनिए, मैं ये जान सकता हूँ कि कितनी आत्माओं को मुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि मेरा काम था पूजा करना, जो मैंने कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि अभी जो गांव में लोग हैं उन्हें जो आत्माएं दिखाई देती थी या लगता था कि परेशान करती है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद पुजारी जी वहाँ से आगे बढ़ गए और मैं और मेरा जो दोस्त था हम भी अपने अपने घरों पे चले गए। उसके बाद दोस्तों कई दिनों तक किसी ने भी वो आत्माओं को ना तो देखा ना महसूस किया। लेकिन हाँ, आज भी उस खंडर के पास जाओ तो रात में वैसी ही आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों इसी से मिलती जुलती एक और भानगढ़ के किले की घटना मेरे दोस्त ने मुझे सुनाया। वो कहने लगा कि भानगढ़ किले से थोड़ी ही पहले एक शमशान घाट पड़ता है। कहा जाता है कि वहाँ पर भी आत्माएं बहुत ज़्यादा है। वो कहने लगा कि एक बार मैं और मेरा दोस्त एक टैक्सी लेकर वहाँ पर गए हुए थे। मैं तो बस उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता था। हम करीब शाम के 4-5 बजे वहाँ पर पहुँचे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि वो शमशान घाट बिल्कुल खाली पड़ा था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कि यहाँ पर एक्सप्लोर करने जैसा है, देखने जैसा क्या है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर बाहर निकला और वो कहने लगा कि यहाँ पर आत्माएं जो है वो दिन के समय तो दिखाई नहीं देती, लेकिन हाँ, दिन के समय आप लोग उन्हें महसूस ज़रूर कर सकते हो। आंखें बंद करो, आप लोग उसे महसूस कर सकते हो। मैंने और मेरे दोस्त ने आंखें बंद की, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं हुआ। फिर वो कहने लगा कि मेरे जो पिताजी है, यानी टैक्सी ड्राइवर के जो पिताजी, उनका भी अंतिम संस्कार उसी शमशान घाट पे किया गया था। जिसके बाद जब भी उसे अपने पापा की याद आती है तो वो उसी शमशान घाट पर आता है और अपने पापा को महसूस करता है।
उसकी ये बात सुनकर हम उसका चेहरा ही देख रहे थे कि वो और अंदर शमशान घाट की ओर गया और एक जगह पर आंखें बंद करके बैठ गया। फिर हमने देखा कि वो हवा में ही बातें करने लगा। हम ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। मैंने तुरंत जाकर उसे हाथ रखकर हिलाया कि आप क्या कर रहे हो। वो कहने लगा कि मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ। मैं जो पूछता हूँ मेरे पापा मुझे उसका जवाब भी देते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, हमें बस यहाँ से जल्दी लेकर चलो, हमें यहाँ नहीं रुकना। वो उसके बाद वहाँ से उठा और टैक्सी चालू किया और फिर हमें अपने घर तक ले आया। दोस्तों, ये कहानी में कितनी सच्चाई थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर जिस हिसाब से अपने पापा से बात कर रहा था, देखकर तो यूं ही लग रहा था कि कोई भी आदमी इतना झूठ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी नईम भाई की है। नईम भाई बताते हैं कि मैं एक मस्जिद में कुछ दिन के लिए गया हुआ था। वहीं पर मेरा खाना पीना और रुकना था। जब मैं वहाँ मस्जिद में था तभी मेरी उम्र कुछ 20 साल की होगी। आज मेरी उम्र 62 साल की है। हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं किचन में उस मस्जिद के गया था तभी मैंने वहाँ पर एक छिपकली देखा। मैंने उसे देखा और देखते ही उसे वहाँ पर मार दिया। मैं नहीं जानता था कि उसे मारने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। ऐसा लगता था कि जैसा मेरे शरीर पर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न रख दिया है। मैं इसके बाद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को जाकर भी दिखाया तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर जो झाड़ फूँक करने वाले बाबा होते हैं उन्होंने मुझे तावीज़ दी। तावीज़ से कुछ तो फ़र्क पड़ा, लेकिन मैं पूरी तरह से सही नहीं हुआ था। इसी वजह से मैं कुछ दिन के बाद दोबारा डॉक्टर के पास गया। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो वहाँ पर कुछ और भी पेशेंट बैठे हुए थे। 2 या 3 लोग थे जो मेरे बाजू में ही थे। अचानक उसमें से एक ज़ोरों से चिल्लाने लगा और हल्ला करने लगा। वो जो लड़का था वो भी मेरे ही गांव का रहने वाला था। मैं उसे जानता था। मैं डॉक्टर के पास से दवाई लेकर निकला कि तब तक वो भाग चुका था। उसका नंबर क्योंकि मेरे बाद में था। जाने के बाद में मैं अपने घर चला गया और फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो लड़का पागल हो गया। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गया। मतलब जब जब मैंने लोगों से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, तब लोगों का यही कहना था कि वो दवा लेने के लिए गया हुआ था। वहाँ से लौटने के बाद ये ऐसा पागल हो गया और उसका एक साइड शरीर का पैरालाइज्ड भी हो गया। मैंने फिर एक बाबा से जाकर पूछा कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद शायद वो दवाई खाई, इस वजह से मैं और भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया। तो वो बाबा ने बताया कि जो जिन तुम्हारे ऊपर था वही जिन अब उसी लड़के के शरीर में है। दोस्तों, मैंने जिसे मारा था वो चिपलक एक जिन के रूप में थी और इसी वजह से शायद वो अपना बदला ले रही थी। उसके बाद भी मेरे साथ कुछ घटनाएं घटती थी। जैसे एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए थिएटर में गया था। वहाँ पे भी मेरी तबीयत ऐसे ही बिगड़ने लगी और ऐसा ही लग रहा था कि जैसा वो जिन मेरे ऊपर दोबारा आ गया है। उसके बाद मैं फिर से बाबा के पास गया, झाड़ फूँक करवाया, जिसके बाद अब काफ़ी हद तक मैं ठीक हो गया हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आज भी मैं काफ़ी हद तक तो ठीक हो गया, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये थी नईम जी की कहानी। दोस्तों, हमारी अगली कहानी विष्णु ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विष्णु है। मैं वैसे तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, लेकिन बिलोंग करता हूँ साउथ इंडिया से। ये घटना 2011 की है। उस समय मैं और मेरे पिताजी, हम दोनों ही एक फैक्ट्री में काम करते थे। मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही तो मैं। हमारी सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए घर का खर्चा चलाने दोनों को ही काम करना पड़ता था। मैं उस समय पढ़ाई भी किया करता था और साथ में काम भी, इसीलिए मैं नाइट शिफ्ट करता था और मेरे पिताजी डे शिफ्ट करते थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिस वजह से हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और हमें ज़्यादा काम भी करना पड़ रहा था। तो इसीलिए मेरे पिताजी भी कई बार नाइट शिफ्ट कर लेते थे। फैक्ट्री से हमारा घर लगभग 4 किलोमीटर दूर था। हमारे पास एक साइकिल थी
दिन में पापा लेके जाया करते थे और रात में मैं। लेकिन जब पापा भी साथ में नाइट शिफ्ट करने लगे मेरे साथ, तो हम लोग रात में साथ में ही छूट कर घर पर आते थे। रात में कुछ 3 बजे का समय चल रहा था। मैं और मेरे पिताजी फैक्ट्री से निकले। पिताजी मुझसे कहने लगे कि तू साइकिल लेकर घर पर चले जा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तेरी मम्मी के पास। मैंने इस पे पिताजी से कहा कि नहीं, आप साइकिल से जाओ, मैं पैदल चले जाऊँगा। पिताजी ने कहा ठीक है। लगभग फैक्ट्री से निकलकर 1 किलोमीटर का रास्ता हमें साथ में चलना था। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं जिस जगह पर रहता था वो जगह वैसे भी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक पिताजी ने एक कुत्ते को मरा हुआ देखा और उसे देखकर पिताजी कहने लगे कि किसी गाड़ी ने शायद इसे ठोक दिया रहेगा। मैंने कहा कि हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। कि अचानक से हम लोगों ने देखा जो रास्ते की दाईं तरफ झाड़ियाँ थी, उनमें से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसा मानो 3-4 आदमी बैठकर हंसी मजाक कर रहे हो या कुछ खा पी रहे हो। पिताजी ने एकदम से साइकिल रोकी और फिर कहने लगे कि यहाँ से कुछ आदमियों की आवाज़ आ रही है, ज़रा विष्णु देख तो यहाँ पर कोई है क्या। मैंने कहा कि पिताजी अगर कोई होगा भी तो हमें उससे क्या, वो लोग अपनी मस्ती मजाक कर रहे हैं, हम आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, ये भी बात सही है। मैं दोबारा जब साइकिल पर बैठने गया तब हमें एक और आवाज़ सुनाई दी जो कि रास्ते के बाईं ओर से आ रही थी। वो आवाज़ किसी के चिल्लाने की, चीखने की आ रही थी। कभी ऐसा लगता कि कोई गुर्रा रहा है, मानो ऐसा लग रहा था कि एक भेड़िया और एक आदमी दोनों लड़ाई कर रहे हो, जिसमें भेड़िया उस आदमी को मार रहा हो और वो आदमी दर्द से चिल्ला रहा हो। हम अभी ये सब सुन ही रहे थे कि अचानक एक अजीब सी चीज़ हम दोनों ने वहाँ पर देखी। जो कुत्ता रास्ते पर मरा पड़ा था वो एकदम से गायब हो गया। मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे कि यहाँ पर कुत्ता था, वो कहाँ है। मैंने कहा पता नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है वो। पिताजी और मैं एकदम दंग रह गए कि मरा हुआ कुत्ता गायब कैसे हो सकता है, और उस कुत्ते का जो खून था वो अभी भी रास्ते पर पड़ा हुआ था। मैं भी एकदम परेशान होकर पिताजी से कहने लगा कि हम तो यहीं खड़े हैं, यहाँ से कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दिया, ना ही तो कोई गाड़ी दिखाई दी, फिर वो कुत्ता अचानक से कहाँ गायब हो गया। अभी ये सब सोच ही रहे थे कि वो जो भेड़िए की आवाज़ थी वो और ज़्यादा ज़ोरों से आने लगी। पिताजी ने कहा कि मुझे लगता है यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, लेकिन किसी आदमी की भी आवाज़ आ रही है, हो सकता है कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत हो। मैंने कहा कि हाँ पिताजी, आवाज़ तो आ रही है, हमें क्या करना चाहिए। तब मेरे पापा ने कहा कि चल कर देखते हैं। उसके बाद हम दोनों ही वो घनी झाड़ियों को हटाकर वहाँ अंदर जाकर देखने लगे। लेकिन रास्ते के दोनों ही तरफ मानो बड़ा सा चटियल मैदान था जिस पर झाड़ियाँ लगी हुई थी। जब अंदर गए तब वो आवाज़ और ज़्यादा अंदर से आने लगी। हम दोनों ही अंदर जाते ही चले गए। लगभग 200 मीटर चलने के बाद हमें दूर कुछ सफ़ेद कपड़ा दिखाई दिया। जब उसके पास जाकर देखा तो पाया कि पेड़ पर एक सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ था और उस कपड़े के ऊपर खून की बूंदें लगी हुई थी। हमें ऐसा लगा कि क्या पता वही आदमी का ये कपड़ा हो। एक तो अंधेरा इतना था कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक से पेड़ पर से कुछ गिरा। जब हम लोगों ने नीचे गौर से देखा तो पाया कि ये वही मरा हुआ कुत्ता था जो अभी कुछ देर पहले रोड पर था। सोचने वाली बात ये थी कि वो कुत्ता वहाँ पर गया तो गया कैसा। अभी ये हम दोनों ही सोच रहे थे कि फिर से पेड़ पर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई भारी शरीर का आदमी पेड़ पर से छलांग लगाया हो और छलांग लगाते साथ वो उस मरे हुए कुत्ते को लेकर कहीं गायब हो गया। हम अभी ये सोच ही रहे थे कि हमने फिर से एक और अजीब चीज़ देखी। वो ये थी कि वो आदमी के वहाँ से गायब हो जाने के बाद उसके बड़े बड़े पैर के निशान वहाँ पर देखने को मिले। मैं और पापा ये सब देखकर तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसीलिए हम दोनों ने ही वहाँ से तुरंत निकलने का फैसला किया। हम दोनों जब वहाँ से भाग रहे थे तब ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे वही आदमी या वही दानव भागते हुए आ रहा है। हम लोगों ने अपनी साइकिल उठाई और वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़े। उसके बाद वहाँ क्या हुआ ये हमें पता नहीं।
लेकिन उस घटना के लगभग 1 महीने के बाद तक हम दोनों ही नाइट शिफ्ट नहीं करते थे। उसके बाद हम लोगों ने नाइट शिफ्ट ज्वाइन भी की और कुछ 6 महीना वहाँ पर काम करके उस जगह को ही हम लोगों ने छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी विष्णु जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी ज्योति की है। चलिए उनकी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी जब वो छोटी थी। तब वो खुद गांव की एक हवेली में रहा करती थी। हवेली ऐसी थी कि नीचे खाली था और ऊपर मम्मी नाना नानी रहते थे। उस हवेली के नीचे वाले एरिया में एक बाबा की आत्मा थी जो कि वहाँ पर दिया जलाती थी और कहा जाता था, बल्कि माना भी जाता था, कि वो एक एक करके सबका नाम बुलाया करती थी। जो भी अपना नाम सुनकर उस बाबा की आत्मा को जवाब देता तो उसकी मौत हो जाती। एक ऐसी ही घटना हमारे घर में घटी। एक बार उस आत्मा ने मेरे नाना का नाम ले लिया और उन्होंने उसे जवाब भी दे दिया। उसके बाद मेरे नाना बीमार रहने लगे और फिर वो मर गए। उसके बाद मम्मी और नानी ने वो हवेली छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।